बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसफरेबल एलसी ये कंटिन्यूशन है पिछले लेक्चर की, और आज देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बैक टू बैक एलसी एंड ट्रांसफरेबल एलसी। ये मोस्ट क्यूरियस क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लोग जो पूछते हैं वो यही जानना चाहते हैं कि ट्रांसफरेबल एलसी किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि अपेरेंटली एक ही प्रोसेस दोनों में इन्वॉल्व है। तो इसको किस तरह से ये उससे डिफरेंट है ये याद रखने के लिए, क्योंकि हर बंदा तो इन दोनों एलसी के ऊपर काम नहीं कर रहा होता कि उसके हाथ से ट्रांसफरेबल एलसी भी गुजरे। ट्रांसफरेबल एलसी में भी उसके हाथ से गुजरे काम के दौरान, लेकिन बैक टू बैक एलसी बहुत कम लोग हो सकता है कि उसके ऊपर उनको काम करने का मौका मिले ज़िंदगी में। तो नॉलेज के लिए आप जो आसान तरीका है याद रखने का वो ये है कि जो ट्रांसफरेबल एलसी होती है ये साइट एलसी होती है या यूजेंस एलसी होगी, मतलब इसकी जो फंडिंग है वो इंपोर्टर के पास अवेलेबल होगी, या तो वो एट साइट एलसी के ऊपर ट्रांसफरेबल एलसी खोलेगा कि ये एट साइट ट्रांसफरेबल है, कि जैसे ही इसके डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो एट साइट से मुराद होता है कि जब भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएं, जो स्टैंडर्ड एलसी होती है कि जब भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएं बैंक को, जिसने एलसी खोली है तो वो बैंक एलसी ओपनिंग बैंक उसको पेमेंट कर दे। तो ये एट साइट है। तो एट साइट से मतलब एट साइट ट्रांसफरेबल एलसी के इसकी पेमेंट फ़ौरन हो जाएगी जब भी बैंक को डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, या फिर यूजेस हो सकती है जिसमें डेज़ इन्वॉल्व हो, 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, कि जी ये क्रेडिट एलसी है इसकी पेमेंट 30 डेज़ के बाद होगी। तो ये भी रूटीन की प्रैक्टिस है। तो ट्रांसफरेबल एलसी में ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्टर के पास फंड्स अवेलेबल हैं, या तो वो उसी वक्त पे कर देगा जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स आएंगे बैंक में, या वो बैंक को एक्सेप्टेंस दे देगा कि जी मैं इसकी 30 डेज़ के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो पेमेंट बहरहाल इंपोर्टर के पास अवेलेबल है, जो फ़ौरन करे या कुछ दिनों के बाद करे। लेकिन जो बैक टू बैक एलसी है उसकी पेमेंट इंपोर्टर के पास अवेलेबल नहीं होती। बैक टू बैक एलसी हमेशा किसी बड़ी फंडिंग के नतीजे में इस्टेब्लिश होती है, यानी उसके पीछे कोई इंस्टीट्यूट, कोई वर्ल्ड बैंक, IMF, कोई UNO का अदारा, कुछ ऐसी कोई जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं इंटरनेशनली जो फंडिंग कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन उसकी फंडिंग कर रहा होता है और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो वहाँ पे बैक टू बैक एलसी काम करती है। अगर आपको लगता है कि दोनों का प्रोसेस सेम है तो ठीक है, दोनों का प्रोसेस आप सेम समझें, और जो डिफरेंस है दोनों में कि जी किस जगह बैक टू बैक एलसी खुलनी है और किस जगह पे ट्रांसफरेबल एलसी खुलनी है, वो यही है कि ट्रांसफरेबल एलसी स्मॉल अमाउंट के लिए होती है, मतलब छोटी अमाउंट्स होती हैं जो रूटीन में वर्केबल होती हैं, जबकि बैक टू बैक एलसी एक बड़ी अमाउंट की एलसी होती है। जो ट्रांसफरेबल एलसी है इसके पीछे फंडिंग अवेलेबल होती है इंपोर्टर के पास, लेकिन बैक टू बैक एलसी के पीछे फंडिंग कोई और इंस्टीट्यूशन कर रहा होता है, और उसकी जो रीपेमेंट होती है बिटवीन इंपोर्टर और उस इंस्टीट्यूशन के दरमियान, उसके लिए कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। और क्या होती हैं ये बैक टू बैक एलसी में डिटेल से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ट्रांसफरेबल एलसी और प्रोसेस दोनों का जो सिमिलर आपको लगता है वो इसलिए लगता है कि जी इंपोर्टर ने एलसी खोली अपने एजेंट के नाम पर, एजेंट ने आगे या तो उसी एलसी की बेस के ऊपर एक एलसी खोल दी जो बैक टू बैक एलसी होगी, या उसी एलसी को ट्रांसफ़र कर दिया एक्सपोर्टर को जो ट्रांसफरेबल होगी। तो ये प्रोसेस एक है। अब थोड़ा सा जो डिफरेंस इसमें भी नज़र आ गया वो ये है कि बैक टू बैक एलसी जब खुलेगी तो वो उस एलसी के ऊपर जो एजेंट होगा, जो मिडल मैन होगा, वो उसको मॉर्गेज करके बैंक के पास, अपने बैंक के पास उसकी बेस के ऊपर एक और एलसी खोलेगा। जबकि ट्रांसफरेबल एलसी में जब एलसी मिडल मैन को जाएगी, जो एजेंट दरमियान में बैठा है, तो वो उसी एलसी को ट्रांसफ़र कर देगा, पूरी की पूरी या उसका कुछ पोर्शन, ये उसकी मर्ज़ी है।
लेकिन वो कर वन टाइम ही कर सकता है कि अगर वो खुद भी उसको यूटिलाइज़ कर रहा है उसकी कुछ अमाउंट, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको वो ट्रांसफ़र कर सकता है वन टाइम। और अगर वो खुद यूटिलाइज़ नहीं करना चाहता तो वो टोटल एलसी की अमाउंट यानी टोटल एलसी को ही ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होगी? तो इस ट्रांसफ़र करने के लिए पीछे जिस बैंक ने एलसी खोली है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसने जब लिख दिया कि ये एलसी ट्रांसफरेबल है तो इट मीन्स कि उसकी गारंटी उस एलसी के पीछे है कि जी ये एलसी जिसकी फेवर में खुल रही है अगर वो ट्रांसफ़र करता है तो मैं तब भी स्टैंड करूँगा उसकी पेमेंट के लिए। तो अब जो एजेंट बैठा होगा दरमियान में वो सिंपली अपने बैंक के पास जाएगा कि भाई ये मेरी ट्रांसफरेबल एलसी मुझे मिली है और मैं इसको इस एक्सपोर्टर या इस मैन्युफैक्चरर या इस सप्लायर की फेवर में जिसने भी वो शिपमेंट करनी है उसकी फेवर में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो वो अपनी अंडरटेकिंग साल लगाएगा और बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि इसको आप ट्रांसफ़र कर दे। तो बैंक उसको एज़ पर उसकी रिक्वेस्ट जो भी वो उसमें लिखेगा कि किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो एलसी ट्रांसफ़र होनी है तो वो एलसी आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें एक्सपोर्टर का नाम हो सकता है कि जी इस एक्सपोर्टर को इस एड्रेस के ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाए, इसकी यूनिट प्राइस इतनी हो, जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है वो सेम रहेगी, क्वांटिटी भी सेम रहेगी। अगर वो टोटल ट्रांसफ़र कर रहा है, अगर वो पार्शली ट्रांसफ़र कर रहा है तो फिर वो क्वांटिटी भी मेंशन करेगा कि इतनी मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और इतनी क्वांटिटी जो बचती है एलसी के अंदर वो क्वांटिटी, लेकिन सेम प्रोडक्ट सेम स्पेसिफिकेशन जो पीछे से एलसी आई थी सेम वही रहेगी। क्योंकि एलसी वही ट्रांसफ़र हो रही है, उसने जस्ट यूनिट प्राइस को वो चेंज कर सकता है लेकिन लोअर साइड के ऊपर, हायर पे नहीं जा सकता। लोअर पे इसलिए जा सकता है कि उसने आगे से जिससे शिपमेंट को आनी है उससे वो हो सकता है कि कम पे नेगोशिएट करके रेट कम करवा ले। तो यहाँ पे जो कमीशन वो अपने लिए रख रहा है, तो ये एजेंट जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो पता लगता है कि जी ये एजेंट है। लेकिन जब हम फिज़िकली जब ग्राउंड जो रियलिटी है मार्केट में जब देखते हैं तो बेसिकली ये जो पीछे इंपोर्टर बैठे होते हैं उन्हीं की एजेंसीज होती हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या उनके कंट्री से उन्होंने अपने बंदे ही वहाँ पे एक्सपोर्टर के कंट्री में भिजवाए होते हैं कि भाई आपने हमारे लिए इस चीज़ को तलाश करना है लोअर प्राइस के ऊपर, गुड क्वालिटी, और वहाँ पे काम करना है और वहाँ पे रहना है हमारे लिए और शिपमेंट्स को लुक आफ्टर करना है, रेंज को आना है, कोऑर्डिनेशन देनी है एक्सपोर्टर को। तो ये लोग इंपोर्टर के ही होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि जिन कंट्रीज़ को भी पाकिस्तान से टेक्सटाइल जाती है, यूएसए है, जापान है, जर्मनी है, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो अब वहाँ पर जो बड़ी कंपनियां जो हंड्रेड्स ऑफ FCL इंपोर्ट करती हैं पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या जिस कंट्री से भी उन्होंने चाहिए, तो वो जब इतनी बल्क क्वांटिटी ले रहे होते हैं तो वो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको स्टॉप नहीं होने देते। उनकी जो ज़रूरत है उसको उसमें कमी आ जाए, उसमें ब्लॉकेज आ जाए, स्टॉपेज आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब वो क्या करेंगे, इतनी जब हैवी कंसाइनमेंट की ट्रैफिक हो तो वहाँ पे एक दो लोगों का ऑफिस एक्सपोर्टर के कंट्री में बना के उनको बंदे वहाँ पे बैठा देने कि भी आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दो एक्सपोर्टर को जो भी इसको चाहिए, लेकिन टाइमली शिपमेंट होनी चाहिए, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अब एलसी खोलने का एक टाइम है, प्रोसेस का एक टाइम है, मतलब जब भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर की डील होगी तो अब इंपोर्टर अपने बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, बैंक उसमें कुछ टाइम लेगा, एलसी खोलेगा, एलसी इधर आएगी। तो इस जो प्रोसेस टाइम है इसको कट शॉर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर पहले से जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी स्पेसिफिकेशन और एक बड़ी अमाउंट की एलसी अपने एजेंट को या अपना जो बंदा वहाँ बैठाया हुआ है एक्सपोर्टर कंट्री में उसको एक एलसी दे देगा, भी इसको इन हैंड रखो और शिपमेंट जो है ना विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ मुझे मिलनी चाहिए।
अब वो उसमें से जितना खुद कलेक्ट कर सकता है उसको करेगा, जितना वो खुद किसी और से शिपमेंट को आ सकता है उसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है, या टोटल एलसी किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये टाइम सेविंग के लिए भी होता है और टाइमली शिपमेंट को लेने के लिए भी होता है। तो ह्यूज बड़े बिजनेस जो होते हैं जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो किसी भी किस्म की ब्लॉकेज, मतलब लोग इसीलिए होते हैं कि वो दरमियान में स्पीड अप करें प्रोसेस को। अब वो जो दरमियान में फिर लोग होंगे, वो उनके अपने आदमी हों इंपोर्टर कंपनी के, या लोकली उन्होंने हायर किए हुए कुछ लोगों को, या केस टू केस कुछ एजेंट हों, तो उनकी जो पेमेंट्स होती है, उनको लिविंग एक्सपेंस, उनकी सैलरीज, उनको वहाँ पे अकोमोडेट कराने के लिए, उसके लिए फिर एलसी में कुछ मार्जिन रख दिया जाता है कि भाई ये एलसी आपको हम इशू भिजवा रहे हैं, तो आप जो प्रोडक्ट की कास्ट है उसको इस रेट से आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बाकी आप अपने लिविंग एक्सपेंस को मीट करें, इसमें से आप उतनी अमाउंट अपने लिए रख लें। तो ये फिर सारा प्रोसेस है। तो मकसद ट्रांसफरेबल एलसी का यही होता है कि आपने टाइम को मीट करना है, आपने अपनी जो विद इन टाइम जो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का डिले ना आए। तो डिले से बचने के लिए फिर ट्रांसफरेबल एलसी दे दी जाती हैं। जैसे इसको आसान आप इस तरह समझे कि जर्मनी से कोई कंपनी है, उसका बंदा यहाँ पे बैठा है, तो अब वो कंपनी क्या करेगी कि उसको कुछ 10,000 कैश इन हैंड दे देगी कि भाई आप अपने पास पेटी कैश रखो और जो भी आपको ज़रूरत हो इसमें से खर्च करते रहो, और जैसे ही ये जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं इंपोर्ट, ये आपको मार्केट में नज़र आए तो ख़रीदते जाओ, रखते जाओ, ख़रीदते जाओ, स्टोर करते जाओ, और जैसे ही FCL हो और फ़ौरन शिप कर दो। तो अब ये जो प्रोसेस है कि वो कैश उसने रखा हुआ है, ख़रीदता है, और जैसे ही FCL होता है तो शिप कर देता है। तो अब इसमें इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, ज़ाहिर है कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री कोई एलसी चाहिए, तो अब वो कैश नहीं देंगे, उसकी जगह एक एलसी दे देंगे, ताकि वो अपनी जो भी वहाँ पे बाइंग कर रहा है उसको स्टॉप ना हो, उसमें डिले ना आए और सब चीज़ें स्मूथ होती रहें। तो इस तरह से जो ट्रांसफरेबल एलसी होगी वो जस्ट टाइम को सेव करने के लिए, प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए, शिपमेंट को टाइमली इंपोर्टर की तरफ भिजवाने के लिए, तो इन सब चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए भी काम आती है, ताकि ये सारा प्रोसेस स्पीड से चलता रहे। जबकि बैक टू बैक एलसी हमेशा किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती है और रेयरली यूज़ होती है, उसका कोई ज़्यादा कमर्शियल इंपोर्ट में इतना इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो ट्रांसफरेबल एलसी है, ये कमर्शियल इंपोर्ट या जो मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, वहाँ पे इसकी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है। और बाकी ये पूरी एलसी भी हो सकती है ट्रांसफ़र, हाफ भी हो सकती है, जितनी मिडल मैन चाहे उतनी भी ट्रांसफ़र कर सकता है, बाकी खुद यूटिलाइज़ कर सकता है। और ट्रांसफरेबल लिखा हुआ तो इट मीन्स कि ये ट्रांसफरेबल है। अगर नहीं लिखा होगा एलसी के अंदर कि ये एलसी ट्रांसफरेबल है, तो फिर वो एलसी ट्रांसफरेबल नहीं होगी। तो जबकि बैक टू बैक एलसी के अंदर कोई ट्रांसफरेबल नहीं लिखा होता, बैक टू बैक प्रिंसिपल एलसी होती है, वो एक उसके बिहाफ के ऊपर आगे एक एलसी इशू होती है जो मिडल मैन इशू करवाता है। जबकि यहाँ पे कोई दूसरी एलसी इशू नहीं होती, सेम वही एलसी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफरेबल है, तो वही आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। सिंपली आपने ये ज़हन में रखना है कि जो ट्रांसफरेबल एलसी है, ये टाइम को मीट करने के लिए और टाइमली कंसाइनमेंट इंपोर्टर तक पहुंच जाए, उसकी प्रोडक्शन स्टॉप ना हो, जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए या जो प्रोडक्ट चाहिए अपने लिए सेल करने के लिए या आगे प्रोडक्शन करने के लिए, वो उसको टाइमली मिलती रहे। तो अब वो इसके लिए ट्रांसफरेबल एलसी 1, 2, 3 अपने एजेंट के पास या अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपना जो बंदा उसने बैठाया हुआ है उस कंट्री में एक्सपोर्टर के, उसको वो दे देगा कि भाई ये इन हैंड रखो, ये 3-3 माह की वैलिडिटी है इसे, तो आप जितने भी इंपोर्ट या एक्सपोर्टर हैं आपके एरिया में उनसे इन टच रहो और प्रोडक्ट को देखो, जहाँ पे भी आपका रेट बनता है तो उसको आप करके तो फ़ौरन शिपमेंट करो ताकि हमें मिल जाए। तो ये टाइम को मीट करने के लिए और
सिक्योर करने के लिए शिपमेंट के ट्रांसफरेबल एलसी यूज़ होती है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।